था संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर पांडे, डीन, यहाँ के अन्य सभी प्राचार्यगण, यहाँ के विद्यार्थीगण और अन्य अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए आया था संस्कृत दिवस समारोह के उसके उसमें भाग लेने के लिए, और साथ में हर घर तिरंगा उसको शुरुआत करने के लिए। लेकिन आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन, जो भगवान रुद्र का स्वयं दिन है, जिसको प्रदोष भी कहते हैं, आज के दिन मंगलवार के दिन मेरा खुद का व्रत होता है और मैं हर सोमवार को भी व्रत करता हूँ पूरे श्रावण मास में। तो कल भी मेरा व्रत था, आज भी मेरा व्रत। तो आज आप सबने यहाँ पर इतना सारा पूजन अर्चन और उसके बाद रुद्राभिषेक, भगवान रुद्र का स्वतःभिषेक आपने यहाँ किया, उसके लिए मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर के मैं सबसे पहले पांडे से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई और बड़ा हॉल तो नहीं है, जिससे कि आपने मुझे बताया कि यहाँ पे करीब 400 बच्चे हैं। और मैंने सोचा कि उन 400 बच्चों से आज मेरी मुलाकात होगी। मेरे मन में भाव नहीं था कि मैं जब यहाँ आऊँगा तो मेरे उन 400 बच्चों से बाहर से एक साथ मुलाकात होगी। उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा, उन सारे 400 बच्चों को, जो कि हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की विधा को, हमारे देश के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं। आपने यहाँ पर एक छोटे कमरे में यहाँ पे रखा, जिसमें कि ताकि मैं बैठ सकता हूँ। मुझे बैठने की तकलीफ नहीं थी। अगर आप मुझे जमीन पर भी बैठाते जाता तो मैं जमीन पे बैठ करके पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे में ऐसे ही आपके साथ काम करता। इनफैक्ट जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, विकास विद्यालय रांची, वहाँ पे हम लोग जमीन पर बैठकर ही भोजन किया करते थे और बाकायदे पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे वैदिक सनातन धर्मी संस्कृति के साथ वैसे हम भोजन प्रारंभ किया करते थे। उसमें बड़ा अलग आनंद होता था। ये तो आज की प्रथा है, गाँव में तो वैसे करते करते हमारे स्कूल में भी व्यवस्था थी, जबकि पूरी इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। सारी पढ़ाई हमारी अंग्रेजी होती थी, लेकिन संस्कृति हमारी पूरी तरह सनातन थी। हर चीज का हम लोग वैसे पालन किया करते थे और उस पर हमें गर्व है, क्योंकि सनातन हम सबका, जो इतने कोई भी संस्कृति जो है, कोई भी सभ्यता जो है वो 1000 साल 2000 300 3000 साल पर, हमारी तो अनादि काल से, हमारे वेद 8000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने, ऐसे हमारी संभावना होती। इतनी पुराने, जब हम जानते नहीं थे तब लोग हमारे ऐसी चीज लिखा करते थे जिसका आज हम समझ उसको भाष्य कर पाते। इतना सारा ज्ञान का भंडार इस देश में था, लेकिन एक समय काल के साथ हम उस ज्ञान भंडार को भूल गए। आप जिस किसी विषय को ले लें, चाहे आप संस्कृत का ज्ञान, उसमें क्या नहीं है? ज्ञान है, विज्ञान है, नक्षत्र ज्ञान है, आपका विज्ञान के विविध पहलू जितने सारे, कृषि विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, सब कुछ है वहाँ। और सबसे बड़ी चीज गणित, वैदिक गणित, इतनी सारी सब कुछ, इतनी सारी चीजें हमारा ज्ञान का भंडार है सब कुछ, लेकिन हम समय के साथ उसको भूल गए। और जब भूल गए तो हम अपने आप को भी भूल गए, क्योंकि हम लोग इस देश को जो कहते थे कि इस देश में गायत्री देवा के लिए दुनिया में भारत भूमि भाग, जहाँ पे देवी देवता भी पैदा होने के लिए तरसते थे। वो देश जब अपने आप को भूल जाएगा तो देवी देवता कहाँ से तरसेंगे? नहीं तो अगर राम को जन्म लेना था, कृष्ण को जन्म लेना था, बुद्ध को जन्म लेना था, इतने सारे हमारे ऋषियों मनुष्यों ने ये धरा, इस इतनी ज्यादा समृद्ध धरा है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए, इतना सारा ज्ञान का भंडार छोड़ गए, लेकिन जब हम अपने आप को भूल गए तो वो आना बंद कर दिया। लेकिन एक बार दोबारा फिर से हम जग पड़े,
एक बार दोबारा भारत का नया उदय हो रहा है, एक नए भारत का उदय हो रहा है। आपने देखा पिछले 8 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी के या हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को उस पुरातन संस्कृति, ये धर्म नहीं है, ये रहने का तौर तरीका है, ये हमारा सनातनी जो धर्म नहीं बल्कि सनातनी हमारा जो रहने का तौर तरीका, उस तरीके को एक बार दोबारा फिर जगाने की कोशिश की। एक बार दोबारा फिर से हमारी जो चिकित्सा शास्त्र में हम आयुर्विज्ञान को भूल गए, आयुर्विज्ञान के बारे में कोई सोचता नहीं, आयुर्वेद को कोई सोचता नहीं। अब आज आयुर्वेद, जब ये कोविड काल आया तो कोविड काल में एक पूरे सुदृढ़ चट्टान के तौर पे खड़ा हुआ पूरे देश को मदद कर रहा था आयुर्वेद। आज इस देश की जो विधा हमारी योग, अभी थोड़े दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, पूरे दुनिया में होता है। आप देखिए योग आज पूरी दुनिया में योग को लोग मान रहे हैं। हम खुद भूल गए थे, लेकिन अब जब एक बार दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको यूएन में जाकर डिक्लेयर किया, आज पूरी दुनिया, आज हमारे योग के शिक्षक तमाम सारे जगह जा रहे हैं। ऐसे जैसे हमारी संस्कृति के बारे में जो हमारी जो रिसर्च विदेशों से आकर के वहाँ पे वापस हमारे तक होगी, हम उसको रिसर्च करें। हमने पैदा किया और हमारी चीज़ को कोई और ले जाकर के रिसर्च करे, फिर वापस हमको दें। तो ये आप जिस काम में लगे हैं उस काम को बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप दोबारा इसको जगा सकते, इस हमारी संस्कृति को दोबारा ताकत दे सकते। जब कोई संस्कृत पढ़ता तो समझता है कि केवल वो पूजा अर्चन करने के लिए ही संस्कृत पढ़ता है, वो केवल जो है पुरोहित का काम करने के लिए नहीं। संस्कृत तो एक वैज्ञानिक भाषा, अगर सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा अगर कोई कहे तो हमारी संस्कृत की भाषा सबसे संतुष्ट भाषा, और वो पूरी ज्ञान का भंडार है। तो आप वहाँ पे जितने ही हिलकोरे लेंगे, जितने ही गहरे घुसेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि दुनिया के लोग आज हमारी चीज़ों पे बाहर के लोग तमाम सारे रिसर्च करते हैं, उससे नई चीज़ें निकालें। हम क्यों नहीं उसको करें? एक बार दोबारा ये मौका आ गया जबकि हम इसको सोच सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए हमें एक सामान्य हर कोई हमको इसको इज्जत नहीं दे। हमें इज्जत हम क्यों नहीं देते? क्योंकि हम इसको इतना ट्विस्ट कर दिए, इतना मुश्किल कर दिए कि लोग संस्कृत के नाम से डर जाते हैं। अगर संस्कृत को हम आम लोगों के बीच में पॉपुलर करें, और आप लोग कर सकते हैं, हमारे प्राचार्य, हमारे आचार्य, आप लोग इसको पॉपुलर कर सकते हैं। कैसे पॉपुलर कर सकते हैं? एक पॉपुलरिटी तो है हमारी जो पुरोहित का जो है वो तो नहीं, जिसका अब आजकल शॉर्टकट निकल गया, बहुत सारे उसके शॉर्ट फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन उसके अलावा हमारा आचार विचार व्यवहार, जैसे कि जगह जगह आप उदाहरण देते हैं, तमाम सारे मुहावरे कहते हैं, तमाम सारे कथानक कहते हैं, तमाम सारी कथाएं कहते हैं, कि हम उन चीज़ों को इतनी सारी हमारे जीवन पद्धति के बारे में, जीवन रहने के तौर तरीके के बारे में, हर एक संबंधों के बारे में, रामायण और कुछ नहीं, रामायण हमारा जो पूरा का पूरा केवल हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे रिश्ते, इसलिए भगवान राम जो है रिश्तों के पराकाष्ठा, उन सारे रिश्तों को डिफाइन किया, सब चीज़ को बताया। हर मौके के लिए, भाई भाई में, दोस्त दोस्त में, पिता पुत्र में, माँ बेटे में, हर एक रिश्ते को, हर एक गुरु शिष्य के बीच में, शिष्य शिष्य के बीच में, हर एक उनके प्रति सब कुछ बनता। महाभारत, तो हमारे जितने सारे ग्रंथ हैं उनसे कितनी सारी चीजें हम लोग निकाल करके आम भाषा में लाते हैं, और छोटी छोटी शक्तियों के माध्यम से छोटी छोटी चीजें लोग उदाहरण दें। संस्कृत के 2-2, 4-4 शब्द सब आपको दुनिया में दिखती है। सूत्र अगर कहीं पे सूत्र है तो संस्कृत में सूत्र और कहीं भी नहीं है। या तो फॉर्मूले होते हैं साइंस के, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, या संस्कृत के फॉर्मूले होते हैं। तो ऐसे हम क्या छोटी छोटी चीजें बना नहीं सकते? क्या हम ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं बनाते? लोग उदाहरण दे, तो एक संस्कृत का कोई उदाहरण दे, जब कभी कोई बोलता तो बोलता कितना विद्वान आदमी। अगर इस विद्वान चीज को हम लोग आम कर दें तो देखेंगे कितनी ज्यादा देश में इसकी अगर आप इसको अगर आसानी लाए, और उसको करने के पहले सबसे पहले तो ये होगा, हमें अगर कोई भी हमारी इज्जत तब कर सकता है जब हम अपने खुद की इज्जत। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक
कॉन्फ्रेंस की आयुर्वेद के बारे में। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बड़ी उनसे छोटी सी बात की, आपको देखने में छोटी लगेगी लेकिन बात बहुत बड़ी है। आप जो वैद्य जी लोग होते हैं उनसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो बोले कि डॉक्टर सोएंसो, डॉक्टर सोएंसो, डॉक्टर शिवानंद द्विवेदी, डॉक्टर सोएंसो उपाध्याय, सोएंसो सिंह, डॉक्टर कहेंगे, वो वैद्य नहीं कहते, तो उनको वैद्य कहने में उन्हें बुरा लगता है, उन्हें छोटा लगता है। आप जिस दिन वैद्य कहना चालू करेंगे, आप देखिए वैद्य आपको बहुत आगे बढ़ेगा। पहले तो आपको अपनी इज्जत करनी है, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे वैद्य का इतना बड़ा ज्ञान था, तो नाड़ी दोष और इन दोष को हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, और कैसे बहुत सारी चीजें जो प्रकृति ने दे रखी उस प्रकृति से हम आपका उपचार कर सकते हैं। कितनी मुश्किलात में अगर आप पढ़े पहले जो हमारे चरक के और जो धने पारे हमारे एक से एक पारंगत आयुर्वेद के विद्वान हुए हैं, उनका जो अगर पढ़े तो किस प्रकार से वो सब चीजों को कर लेते हैं। ऐसी संस्कृत को जब हम कहते हैं तो संस्कृत केवल रोहित के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृत तो खजाना है। उस खजाने से जिस खजाने के जिस अंग को निकालेंगे वो उतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको स्वयं इज्जत करना पड़ेगा। हम संस्कृत के आप कलाएं कि मैं आचार्य हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं विशारद हूँ, मैं ये हमारी जो ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप अपनी इज्जत करना चालू करेंगे, देखिए दुनिया आपकी बहुत सारी इज्जत करना प्रारंभ करेगी। और आज देश जग चुका है, मुझे लगता है कि जिस दिन हम अपने आप से दूर हो जाते हैं उतनी ही ज्यादा पिछड़ जाते हैं। जब हम अपने आप से नजदीक होते हैं तो उतनी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। हमको तो ताकत अपने से मिलती है। तो ये सनातनी ताकत जो हमारी जो सनातन की ताकत है, वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, वैदिक शास्त्र, वैदिक दर्शन, ये जो हमारी जो ताकत है, उस ताकत को हम अगर एक बार बाहर कर देंगे, देखिए हमारे देश की ताकत तो कितनी गुनी बढ़ जाएगी, अपरंपार हो जाएगी। तो जो संस्कृत दिवस आप मना रहे, संस्कृत दिवस में मैं आपसे यही बात कहूँगा कि संस्कृत के ऊपर आप गर्व करें। और ये संदेश भगवान ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप संस्कृत भाषा को साध रहे हैं, और संस्कृत भाषा को साध करके उससे सिद्धि प्राप्त करने वाले, और वो सिद्धि भारत के नए भारत के उदय के लिए बहुत आवश्यक है। आप रास्ता निकाले, देखिए कि कितनी सारी नई नई चीजें, रिसर्च के विषय आप निकाल सकते हैं संस्कृत के माध्यम से। अगर आपको ज्ञान हो, मैं तो कभी सोचता हूँ कि मैं भी घुसना चाहता हूँ, इस पर में वक्त नहीं मिलता। आप लोगों को मैं सुन रहा था संस्कृत में, समझ में तो बड़ी आ रही थी क्योंकि बचपन में संस्कृत पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि कभी मैं भी इस भाषा में घुस करके मैं भी उसका इंजॉय करना चालू करूँ। एक बार जब आप पूछेंगे तो आपको कितनी सारी चीजें, इस चीज के लिए मैं सोचता हूँ कि संस्कृत का जो आपको, और इसीलिए मैं सोचा था कि 400 बच्चों को मैं एक साथ प्रणाम करना चाहता, लेकिन वो सारे बच्चे यहाँ नहीं हैं, इसलिए आप मेरे बारे में यहाँ से आप सब तक मेरा अभिनंदन उन सारे बच्चों को जो इस देश को जगाने में, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए। और मैं उनसे कहूँगा कि आप अंदर घुसिए और गहराई में घुसिए और ज्यादा पढ़िए, और पढ़ करके निकालिए जो चीजें आप ज्ञान नहीं है लोगों को। आज ज्ञान नहीं, बहुत सारी आप देखेंगे कि कितने सारे, अगर आप जो हमारे समकालीन जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत सारे आप साहित्य को पढ़ें, तो बहुत कुछ साहित्य हमारे संस्कृत साहित्य से निकला हुआ है। आप पढ़ के देखिए उसमें बहुत सारी बातें हमारे संस्कृत साहित्य निकली, तो वो लोग पढ़ते थे, उस जमाने में पढ़ते थे। अब हम लोग धीरे धीरे करके अंग्रेजी एजुकेशन के हिसाब से अंग्रेजी को हमने इतना बड़ा ऊंचा कर दिया कि ऐसा नहीं मैंने कहा था कि अंग्रेजी में नहीं जाना है, हमें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी में पारंगत होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा में सबसे ज्यादा पारंगत। हमारी मूल भाषा, हमारा मूल भाव में तो संस्कृत के ही बाकी सारी हमारे देश की भाषाएं निकली है। तो आज जो संस्कृत दिवस है, ये संस्कृत एक गर्व करने की बात है। इस देश के लिए आप जो काम कर रहे हो बहुत बड़े गर्व की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ, और ये आपसे इच्छा करता हूँ। आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमारा हर घर तिरंगा के बारे में। हर घर तिरंगा, आपको मालूम होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2021 में शुरू किया, अहमदाबाद से इसको जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया, और ये अमृत महोत्सव 75 सप्ताह का ये 2023 के मार्च। इस 75 सप्ताह के दौरान हमें याद करने की बात है 4 बातें।
सबसे पहली उन लोगों ने जिन्होंने हमें देश को आज़ादी दी, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। जैसे आज सुबह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी वहाँ कार्यक्रम में था काकोरी में, आप सोच सकते हैं कि 4 लोगों ने बलिदान दिया अपना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और कौन सिंह, ये 4 लोगों ने अपना जान बलिदान दिया। 40 से ज़्यादा लोगों को, किसी को आजीवन कारावास, किसी को 10 साल का कारावास, इतनी सारी उनको सारी की सारी चीजें। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू किया कि हम देश को आज़ाद करेंगे, और आज़ाद करने के लिए सहारनपुर से एक डाउन एक्सप्रेस लखनऊ आ रही थी, उसमें खजाना आ रहा था, राज्य का खजाना आ रहा है, उनका खजाने को लूटेंगे। वहाँ पर उन्होंने चेन खींचा, उसे 12 और मार के उन्होंने खजाने को लूटे। इस बात की चिंता नहीं थी कि हमें अंग्रेज हुकूमत, इतनी शक्तिशाली हुकूमत है, हमको जो फांसी की सजा दे देगी, हमें आजीवन कारावास करेंगे, उसको कोई परवाह नहीं, जो आज़ादी के दीवाने। तो वैसे ये जो लोग थे, ऐसे तमाम सारे लोगों ने जो देश में बलिदान किया, जाने न जानने वाले तो बहुत थोड़े जिनको आप जानते हैं, ऐसे तमाम सारे अनजाने लोग हैं जिन्होंने बलिदान किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपनी नौकरी, अपनी नई शादी की थी, शादी के बाद परिवार को छोड़ करके निकल गए, नया व्यवसाय शुरू किया था उसको छोड़ के निकल गए, बहुत सारी चीज़ें, अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया, लाइफ को। भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, इतने सारे लोगों ने पूरे देश के लिए बलिदान किया, उनको याद करने का वक्त है में आज़ादी का महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसके लिए भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम सोचें कि हमने इतने सालों में क्या किया। आज़ादी के बाद हम आज़ाद हुए, समाज में कुछ भी नहीं। इन 75 सालों में हमने क्या किया, कैसे कैसे हमने प्रगति, इसकी हम समीक्षा करें, इसको हम गर्व भी करें, इसकी समीक्षा भी करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक संकल्प लेने का भी है कि हम आगे क्या करने वाले, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अमृत काल कहा कि 75 साल बाद 100 साल मनाएंगे 2047 में। ज़्यादा वक्त नहीं है, केवल 25 साल। इस 25 साल में हम देश को कहाँ ले जाने, उन संकल्पों को भी निर्णय लें, और संकल्प को लेकर के उसके तक आगे बढ़ें। हम सोच सकते हैं कि 25 साल के बाद क्या देश में सब कुछ संकट हो सकेगा? क्या एक सर्टन, अगर आप ये इस बात को अगर सोचते हैं अमृत काल में, क्या संकट लोगों तक ऐसी हो जाती है, जो मैं बात कर रहा हूँ, लोग समय जगह जगह को उदाहरण देंगे, जैसे कि मुहावरे को उदाहरण देते हैं, कोई मदन जी को कह देते हैं, कोई कथा को कह देते हैं, क्या उन संस्कृत से बोल पाएंगे? अगर बोल पाएंगे तो उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी? अगर हम इसको सोच लें, तो सोचने के लिए, हम उसको करने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को हम कर लें। हो सकता है कि हम उसमें 2047 में ना हो, लेकिन हम उस 2047 को सोच करके आज हम काम कर सकते हैं। और चौथा, एक जन भागीदारी, क्योंकि ये पूरा देश लोगों से चलता है, ये जनतांत्रिक व्यवस्था है, तो हर कोई इसका अंग बने। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये जो 11 से 17 तारीख का डाला गया, इसके बीच में 15 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन 75 साल पूरे हुए। इसके लिए पूरा एक सप्ताह 11 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक लगातार पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका जो है स्वतंत्रता 75वीं स्वतंत्रता दिवस सप्ताह ये पूरा मनाया जाए। उसमें 13 से, इसमें तो आप प्रभात फेरी, ये जो चारों बातें करेंगे, उसके लिए आप बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन 13 से 15 के बीच में हर घर तिरंगा, तो तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी आन बान शान सब कुछ, हम सबको एक तिरंगा कहीं फहराते हैं, पूरे देश की पहचान जाती है, हिंदुस्तानी, एक देश से दूसरे देश का फर्क ये हमारा तिरंगा करता और कुछ नहीं। इस तिरंगे, जिसके लिए, तिरंगे के लिए जो लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया, तिरंगे के लिए, जो कि आज आपको कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था, 22 स्वर्ण पदक में मिले, 22 रजत पदक मिले हमें, 23 हमें जो है कांस्य पदक मिले, 61 पदक मिले, दुनिया में 4थे स्थान पे। और हर के बाद जो हमारा तिरंगा फहराता था, हमारा खिलाड़ी, हमारा जो खिलाड़ी था, उसके सीने, उसके नहीं बल्कि पूरे देश के सीने खुल जाते, सब कोई गर्व करता था कि देखो हमारा बच्चा जो है आज वहाँ पे तिरंगा फहरा रहा, और वहाँ पे राष्ट्रगान जनगण मन का वहाँ पे गान हो रहा। ये तिरंगा का आग मान शान है देश का। उस तिरंगा को हर घर में फहराना। आप कहेंगे हम तो हॉस्टल में हैं, हम कहते हैं हर हॉस्टल के हर कमरे में फहराना,
और इसके लिए आपको तिरंगा के बारे में एक कानून है, लेकिन उस कानून को भारत सरकार ने रिलैक्स किया ताकि ये जन जन का तिरंगा हो जाए। केवल सरकारी तिरंगा नहीं कि सरकारी दफ्तरों में केवल वो झंडा फहराने का 15 अगस्त 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो न होकर के जन जन का तिरंगा हो जाए। तो उसको आप तिरंगे को आप सीधा भी लगा सकते हैं, आप टेढ़ा भी लगा सकते हैं, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, बस जमीन पर नहीं लगा सकते। उसको जमीन को पानी को नहीं, आप अपने खिड़की में बांध सकते हैं, अपने ऊपर छत पे बांध सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बांध सकते हैं और बांधिए और उसको नमस्कार करिए, उसको सलाम करिए, उसको जो आप अभिनंदन करिए। ये तिरंगा हमारे देश की शान है। ये कहीं दुनिया में फहराता है तो बताता है कि ये हिंदुस्तानी है यहाँ। और आप हॉस्टल में तो करेंगे, लेकिन आप साथ ही साथ अपने घर को, परिवार को, जानने वाले स्वजन परिजन जो भी आपके हो, सब तक इस मैसेज को पहुंचाइए कि तिरंगा तुम्हें फहराना है। और इसीलिए सरकार ने जो तिरंगा नॉर्मली पहले केवल खादी में होता है, हैंड स्पन होता है, आज से तिरंगे को बना सकते थे। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। अगर उसका आप अवहेलना करेंगे तो आपको कानून में अपराध है और उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। लेकिन अब किसी भी प्रकार के कपड़े में आप अभी देखा हमारे यहाँ साहब ने जो तिरंगा लाया, ये तो जो है पॉलिस्टर का है, तो पॉलिस्टर में हो सकता है, आपका मशीन वोवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस उसके लिए केवल है कि तिरंगे का एक आकार प्रकार है कि 3 बटे 2 होगा, ऊपर अलग कलर के सरिया कलर होगा, बीच में सफेद कलर होगा, नीचे आपका हरा कलर होगा, बीच में आपको बीचों बीच आपकी जो हमारी चक्र होगा, चक्र में इतनी तीली होगी, ये सब सारी चीजें निर्धारित है, उसको नहीं बदलना, अदरवाइज आप कुछ भी बदलना। तो ये तिरंगा हमारे 75 साल का तिरंगा जो फहराना 13-14 बच्चों को मैं समझता हूँ कि आप और आपके माध्यम में हजारों लोगों तक ये मैसेज पहुंचा था कि घर घर में तिरंगा फहराना। और फहराना ही नहीं है, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो 15 तारीख के बाद आप तिरंगा को उतारें, आप उसे सहेज के अपने घर में रखें। आज के 25 साल के बाद आप याद करेंगे कि ये तिरंगा हमने फहराया था 75वें साल में, अभी से 100 साल में दोबारा फहराया। तो ये 75 साल वाला तिरंगा जब आप देखते हैं कि जब क्रिकेट का जो विकेट कीपर जो होता है, अगर किसी स्टैम्प किया उसे 5 स्टैम्प करके जब खत्म होता है तो उसको विकेट लेके जाता है। बैट्समैन जो होता है वो सेंचुरी मारता है, उसको विकेट को लेके जाता है। बॉलर जो है अगर वो उसमें 5 विकेट ले ले तो बॉल को लेके जाता है, उसको याद करता है कि देखो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बॉल है। या लोग शादी ब्याह करते हैं तो शादी ब्याह के बाद शादी का सेहरा, शादी की जो चुनरी लोग रख लेते हैं, बच्चे ने छठियार करते हैं तो बच्चे का छठी का कपड़ा रख लेते हैं ताकि वो बाद में उसको याद करते। जब बच्चा बड़ा होगा तो याद करें देखो तुम्हारा ये छोटे से छठियार का तुम्हारा कपड़ा है। ऐसे ही हमारे 75 साल वाला तिरंगा भी सहेज के रखने वाली बात है, या फिर इसे अपने पास रखेंगे ताकि बाद में आप याद करेंगे। ये जब देश 75 साल में रहता है, मैं जब याद करता हूँ कि जब मैं 50 साल में रहता मैं आगरा का कलेक्टर हुआ करता, मेरे पास नहीं रखा, अगर होता तो आज मैं दिखा देता कि देखो ये 50 साल वाला तिरंगा मैंने जब आगरा में कलेक्टर था फहराया। लेकिन आज 75 साल वाला फहरा के हम रखेंगे तो उसको जो आगे याद रखेंगे